तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार धराशायी होती जा रही हैं। जिन संस्थाओं का काम आम निवेशकों को, आम नागरिक को, आम लोगों को सुरक्षित करना, उनको संरक्षित करना है, वो संस्थाएं धराशायी हो चुकी हैं। और उसमें सबसे आगे अगर किसी संस्था का नाम है तो वो सेबी है, इस देश का मार्केट का रेगुलेटर। और उसकी नाक के नीचे जिस तरह के घोटाले हुए हैं, जिस तरह के घपले हुए हैं, और जिस तरह से आम निवेशकों को चूना लगाकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े अल्गो ट्रेडर ने लूटा है, वो वाकई गौरतलब है। इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे हम एक अल्गो ट्रेड ऑपरेटर जेन स्ट्रीट की। ये जेन स्ट्रीट भारत के शेयर बाजार, एक शेयर बाजार होता है और एक फ्यूचर मार्केट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये अमेरिका की एक अल्गो ट्रेडिंग कंपनी है। ये भारत के डायरेक्ट इक्विटी मार्केट मतलब शेयर बाजार और डेरिवेटिव मार्केट में एक साथ ऑपरेट कर रही थी, सिस्टम को रिग कर रही थी, जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी। और यह मुनाफा पूरा पूरा अवैध था, जो सेबी का ऑर्डर खुद कहता है। और लाखों करोड़ों रुपए आम आदमी के डूब गए, जिसकी चेतावनी राहुल गांधी जी लगातार दे रहे थे कि एफएनओ में आम जनता का पैसा डूब रहा है, सेबी और सरकार को इस पर सजग होना चाहिए। यह चला कई साल, और इसका भी मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगी ये सब कितने साल चला। ये कई साल चला और आखिरकार 3 जुलाई को, इस साल की 3 जुलाई को सेबी ने 105 पन्ने का एक इंटरिम ऑर्डर निकाला। ये इंटरिम ऑर्डर है और उसमें जेन स्ट्रीट कैपिटल और उसके 4 सहयोगी एफिलिएटेड कंपनीज को भारत में ट्रेडिंग करने से रोका गया। और उसके 4000, ये वाला फिगर जरूर याद रखिएगा, उसके 4844 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। ये जो 105 पन्ने का ऑर्डर है, ये 2023 जनवरी से लेकर 2025 मार्च की अवधि के दौरान 18, मात्र 18 ट्रेडिंग सेशंस की विवेचना करके उसको देखकर यह ऑर्डर इशू किया गया। ओनली 18 ट्रेडिंग डेज, ये मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। और इस ऑर्डर में उस कंपनी को, उसके एफिलिएट जेन स्ट्रीट की कंपनी को बैन किया गया और 4800 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। लेकिन जेन स्ट्रीट ने 4800 करोड़ रुपए अवैध मुनाफे में नहीं कमाए थे। जेन स्ट्रीट ने अवैध मुनाफे में 44,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और यह भी जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच का ही आंकड़ा है। इसके पहले उसने कितना कमाया और मार्च से लेकर मई तक, जब तक वो ऑपरेट करता रहा, उसने कितना कमाया, यह अभी तक किसी पटल पर आधिकारिक जानकारी से नहीं आया है। कमाया सामने वाले ने 44,000 करोड़ रुपए मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, जो कि अवैध था, गैर कानूनी था, जिसको रिपैट्रिएट किया अमेरिका। और जब्त हुआ है 4800 करोड़, उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं। तो ये क्या करते थे, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग तो दुनिया भर में होती है, ये क्या करते थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान कैसे किया? क्योंकि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी हमारे देश में आकर शेयर बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में घुसकर हेर फेर करे और हमारे लोगों का नुकसान हो और सरकार आंखों पे पट्टी बांधे रहे। एसेंशियली स्टोरी का क्रक्स यही है, यही हुआ है। तो ये क्या करते थे, ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी काम करते थे और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी काम करते थे। और इतनी बड़ी तादाद में करते थे कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे। ये डायरेक्ट इक्विटी मतलब शेयर बाजार में शेयर का दाम निर्धारित करते थे। और इसको करने के लिए ये एक चीज कहते हैं मार्केट मार्किंग क्लोज। मतलब आज जो स्टॉक है वो 3:30 बजे जब मार्केट की ट्रेडिंग बंद होगी तो वो कितने दाम पर बंद होगा, वो ये निर्धारित करते थे। क्योंकि ये इतनी वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे होते थे कि ये ऐसा कर सकते थे। इसको मार्किंग क्लोज कहा गया है। ये दुनिया में और भारत में अवैध है, गैर कानूनी है। किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कंपनी को
ये इजाजत नहीं है, ये स्टॉक मैनिपुलेशन है सरासर। ये स्टॉक प्राइस के साथ हेर फेर है, इसकी सजा जेल होता है। ये किया इन्होंने। ये निर्धारित करते थे कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में एक शेयर कितने पे बंद होगा, और फिर उसी शेयर प्राइस का फायदा उठाकर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे पुट और कॉल ऑप्शन के माध्यम से बड़ा मोटा बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, जो अब सेबी मान रही है कि अवैध है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में ये एक सर्वसाधारण कोई बात समझाई जा रही है कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी जगह पहुंच गई है। उसके जो देश का मेन मीडिया है, सरकार है और सूचना विभाग इस बात को पुख्ता करने में लगे हैं कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत में इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आम आदमी महंगाई की मार क्यों झेल रहा है? आम आदमी की थाली से पौष्टिक आहार क्यों गायब होते जा रहे हैं? महंगाई हर क्षेत्र में महंगाई अपना मुंह बाय खड़ी रहती है। सब्जियों से लेकर खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं उसमें उसके दामों में आग लगी हुई है, आसमान छू रहे हैं। जरा सी बारिश हो जाती है तो सब्जी महंगी कर दी जाती है, जरा सूखा कम बारिश होती है तब सब्जी महंगी कर दी जाती है। यानी जरा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है जहाँ पर देश की जनता को अपना निशाना बनाने वाले हर व्यवसायी किसी ना किसी बात पर देश की जनता का दोहन करने में लगा है। और सरकार आराम से चैन की बंसी बजा रही है। देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर अपना गौरव मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक कहावत है, आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गाँव में मल्हार। मतलब उनको देश की समस्याएं कहीं दिखती नहीं हैं। पिछले 1.5-2 महीने में वो 10-12 देशों की यात्रा कर चुका और वर्तमान में भी देश के बाहर कहीं मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया है कि अमेरिका की एक कंपनी जैन सिक्योरिटी सर्विस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने देश को पिछले 5 साल से 54,000 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान, यहाँ का पैसा अमेरिका में पहुँचाया है। सबसे बड़ी बात ये होती है 2021 में जब ये कंपनी जैन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंदुस्तान में या देश में काम करने आती है तो इस कंपनी को काम करने की परमिशन किसने दी? इस बारे में जब सवाल किया जाता है तब सरकार चुप्पी मार जाती है। अभी कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि इस कंपनी के खिलाफ 4 साल पहले भी शिकायत गई थी और पिछले इसी साल जनवरी में एक लिखित शिकायत इस कंपनी के बारे में इसके घोटाले को लेकर की गई थी। लेकिन सरकार ने उनके जो संस्थाएं हैं, सेबी, आईटी, ईडी और जितने भी डिपार्टमेंट थे वो क्या कर रहे थे? पिछले 5 साल से ये देश को लूट रही थी संस्था, और आज जुलाई में जाकर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये क्या करते थे? क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग तो दुनिया भर में होती है। ये क्या करते थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान कैसे किया? क्योंकि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी हमारे देश में आकर शेयर बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में घुसकर हेर फेर करे और हमारे लोगों का नुकसान हो और सरकार आंखों पे पट्टी बांधे रहे। एसेंशियली स्टोरी का क्रक्स यही है, यही हुआ है। तो ये क्या करते थे? ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी काम करते थे और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी काम करते थे, और इतनी बड़ी तादाद में करते थे कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे। ये डायरेक्ट इक्विटी मतलब शेयर बाजार में शेयर का दाम निर्धारित करते थे, और इसको करने के लिए ये एक चीज कहते हैं मार्केट मार्किंग क्लोज। मतलब आज जो स्टॉक है वो 3:30 बजे जब मार्केट की ट्रेडिंग बंद होगी
तो वो कितने दाम पर बंद होगा वो ये निर्धारित करते थे, क्योंकि ये इतनी वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे होते थे कि ये ऐसा कर सकते थे। इसको मार्किंग क्लोज कहा गया है। ये दुनिया में और भारत में अवैध है, गैर कानूनी है। किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कंपनी को ये इजाजत नहीं है। ये स्टॉक मैनिपुलेशन है सरासर। ये स्टॉक प्राइस के साथ हेर फेर है। इसकी सजा जेल होता है। ये किया इन्होंने। ये निर्धारित करते थे कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में एक शेयर कितने पे बंद होगा, और फिर उसी शेयर प्राइस का फायदा उठाकर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे पुट और कॉल ऑप्शन के माध्यम से बड़ा मोटा बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, जो अब सेबी मान रही है कि अवैध है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता करके ये कहा कि देश में इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने आरोप लग रहे हैं, सरकार ने एक के मामले में भी जांच कराने की कोई भी अपनी संकल्पता या बद्धता नहीं दिखाई कि जिन पे आरोप लग रहे हैं उन कंपनियों की कम से कम सेबी या ईडी से जांच करा ली जाए। अडानी ग्रुप पे न जाने कितना आरोप लगे हैं, अपने देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और उसके बावजूद हमारे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कोई भी ऐसा एक्शन अडानी के खिलाफ में नहीं लिया है। क्यों लिया जाएगा? कारण ये है कि अडानी अंबानी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के दो पसंदीदा उद्योगपति हैं, क्योंकि वो भी गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं जाता है। यानी कि चोर को ही मतलब सुरक्षा का जिम्मा दे दिया जाता है कि आप चोरी ना होने दें। सेबी के ऊपर, जब सेबी चीफ के ऊपर ये बॉम्बे स्पेशल कोर्ट की तरफ से एक केस करने की बात कही जाती है, तब जो देश के सरकार के वकील तुषार मेहता पहुंचकर बॉम्बे में उनकी तरफ से केस की पैरवी करते हैं और उस स्पेशल कोर्ट के आदेश को ही खारिज करा दिया जाता है। यानी करते क्यों नहीं? उसका कारण भी है कि अगर सेबी की पूर्व चीफ बुच यानी माधवी बुच पूरी अपनी जुबान खोलती तो ये सारे जो सत्ता के जितने भी शेर घूम रहे हैं वो सब उस पिंजड़े में जाके बैठते। तो अगर माधवी बुच को बचाना सरकार की एक मजबूरी भी समझिए कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो सत्ता जाने में देर नहीं लगती। ये बात तो तय थी। अब कांग्रेस ही कह रही है कि सरकार ईडी, सीबीआई और सेबी जैसी संस्था को केवल भारतीय विपक्षी दलों के पीछे लगाने के लिए हमेशा उनको तत्पर रहती है। यानी जितने भी पुराने नेता रहे जो अब भाजपा में हैं उनको बचाने का काम जांच एजेंसियां कर रही हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं। 2010 से 2018 के बीच में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो लीड बैंक कंसोर्शियम का है 17 बैंकों का, उसका कहना है कि डीएचएफएल ने करीब 42,000 करोड़ का ऋण लिया था और 2019 से डिफॉल्ट शुरू हो गया। वो ये ऋण वापस नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो एक स्पेशल ऑडिट बिठाया गया और उस स्पेशल रिव्यू ऑडिट में, जिसमें 2015 से 2019 की अवधि का ऑडिट हुआ, उसमें पाया गया कि डीएचएफएल ने बड़े तौर से धोखाधड़ी करी थी। अपनी किताबों में गड़बड़ी करी थी, अपने अकाउंट्स की लेजर में गड़बड़ी करी थी, उन्होंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करी थी और पब्लिक का पैसा लेकर कुछ विशेष कपिल और दिनेश वधावन ने निजी संपत्ति बनाई थी। और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको सीबीआई ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है और उसको उन्होंने रजिस्टर किया।